हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राजनीतिक चिंतन से 30 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से पिछले कुछ वीडियोस के थ्रू हम लोगों ने इम्पोर्टेंट MCQs कवर किया है, जो कि आपके आने वाले नेट या आप TGT या PGT, ठीक है, या असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, तो भारतीय राजनीतिक चिंतन में हम लोगों ने 3 वीडियोस पहले अपलोड कर दिया है अपने प्लेलिस्ट पे, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनको कवर किया गया है। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो आइए आज का यह हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो ये मेरे बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक M.N. रॉय द्वारा नहीं लिखी गई थी? ठीक है, पूछा गया नहीं लिखी गई थी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पहला ऑप्शन है इंडिया इन ट्रांजिशन, इंडिया टुडे, इंडियाज प्रॉब्लम्स एंड इट्स सॉल्यूशंस, 1 ईयर ऑफ नॉन कॉपरेशन। तो बताइए M.N. रॉय के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई थी? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया टुडे। ठीक है, यह M.N. रॉय ने नहीं लिखा था। इनके जो लेखक हैं वो हैं रजनी दत्त, तो याद रखिएगा रजनी दत्त। ठीक है, बाकी जो बुक है इंडियन ट्रांजिशन, इंडियाज प्रॉब्लम्स एंड इट्स सॉल्यूशंस, 1 ईयर ऑफ नॉन कॉपरेशन, ये तीनों बुक M.N. रॉय की है। तो सभी को नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, ये थोड़ा धुंधला नजर आ रहा होगा आप लोगों को, मैं पढ़ता हूं। मैं उस वर्ग से आता हूं जो प्रजातंत्र पर सभी प्रकार एवं आकार के एकाधिकारवाद को समाप्त करने का पक्षधर है। अंबेडकर ने निम्न में से किस अवसर पर यह वक्तव्य दिया? तो पहली बात, यह वक्तव्य, यह स्टेटमेंट अंबेडकर के द्वारा दिया गया है, इसको ध्यान में रखना है। कब दिया गया, ठीक है, किस अवसर पर दिया गया, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखिए, गोलमेज सम्मेलन, महार सम्मेलन, नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र के बाद, या फिर बुद्ध धर्म में परिवर्तित होने पर। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तब उस अवसर पर उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, और जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो अंबेडकर जी ने अनुसूचित जातियों का समर्थन किया तथा अलग से मतदान के लिए सीटों की मांग की। ठीक है, तो उसी समय उन्होंने ये बात कही थी, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हम लोग। ये देखिए, तीसरा प्रश्न आज आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की थी, मेरे लिए आचार, नैतिकता तथा धर्म विनिमेय पद हैं। धर्म के संदर्भ के बिना एक नैतिक जीवन रेत पर निर्मित भवन के समान है। यह स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया? अरविंदो घोष, सावरकर, महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने यह स्टेटमेंट दिया था, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और उनके बारे में आप लोग जानते होंगे कि वो नैतिकता और शुद्ध आचार विचार को ही सच्चा धर्म मानते थे। ठीक है, और उन्होंने राजनीति में भी नैतिक मूल्यों को महत्व दिया। ठीक है, और उनकी दृष्टि में वह राजनीति हिंसक है जो जीवन के आधारभूत सत्यों को लेकर नहीं चलती। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। और दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग अधिकतर गांधी जी पे ही फोकस्ड रहेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज का यह सेशन अधिकतर इन्हीं के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित सिद्धांतों में से महात्मा गांधी द्वारा किसका प्रतिपादन नहीं किया गया? ठीक है, तो महात्मा गांधी के द्वारा बहुत सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। कौन सा सिद्धांत ऐसा है यहाँ पे दिए गए में से जो उनके द्वारा नहीं दिया गया? पहला है न्यासिता का सिद्धांत, दूसरा है पंचायती राज, तीसरा है केंद्रीयकरण का सिद्धांत, या चौथा है अहिंसा का सिद्धांत। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीयकरण का सिद्धांत उनके द्वारा नहीं दिया गया था। ठीक है,
याद रखिएगा इस चीज़ को। वो विकेंद्रीकरण की तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहते थे। उनका कहना था कि पावर को डिसेंट्रलाइज्ड किया होना चाहिए, ठीक है, पावर का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ना कि केंद्रीकरण। तो इसको याद रखिएगा। बाकी सिद्धांत उनके द्वारा दिए गए हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और गांधी जी ने इसके अलावा ट्रस्टीशिप डॉक्ट्रिन करके एक उन्होंने सिद्धांत दिया था, ठीक है। वो पंचायती राज की हिमायत करते थे। तो ये सब चीज़ आप लोग याद रखिएगा। वो केंद्रीयकरण के विरोधी थे, ठीक है, उसके पक्षधर नहीं थे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, एक सेकेंड, यह बहुत लंबा स्टेटमेंट है, इसको देख लीजिए। मैं सभी वयस्कों, पुरुषों और महिलाओं 21 या यहाँ तक कि 18 वर्ष की आयु से ऊपर के मताधिकार की वकालत करता हूँ। मैं अपने आप के जैसे बूढ़े आदमी को मतदान से वंचित करूँगा, क्योंकि उनका मतदाता के रूप में कोई उपयोग नहीं है। भारत और बाकी दुनिया उन लोगों के लिए नहीं है जो मरने के कगार पर हैं, वह मृत्यु के संबंध है, जीवन युवा के लिए है। यह कथन किसका है? देखिए दोस्तों, आपको सिर्फ ऊपर के 1-2 लाइन पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी और सरदार पटेल। तो क्या जवाब हो जाएगा इसका? महात्मा गांधी, ठीक है। उन्होंने यह कहा था कि 18 से ऊपर या 21 से ऊपर यदि कोई है तो उनको मताधिकार की वकालत उन्होंने की थी, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है हमारे सामने, देखिए, मैं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता, ठीक है। एकमात्र वास्तविक सम्मानजनक सिद्धांत है सभी का अधिकतम विकास, ठीक है। उपयुक्त कथन किस राजनीतिक विचारक का है? M.K. गांधी, बर्ट्रैंड रसल, J.S. मिल, कार्ल मार्क्स। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए, यह जो स्टेटमेंट है, जो कहा जाता है ना कि मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, जो उपयोगितावादी सिद्धांत है, ठीक है। तो इसके विरोधी कौन थे? तो गांधी जी यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो मोहनदास करमचंद गांधी इस पे विश्वास नहीं करते हैं, तो वो चीज़ याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और यह जो था वो मेनली बेंथम के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था, ठीक है, जिसमें अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख की बात कही गई थी, ठीक है। तो बेंथम के द्वारा यह कहा गया था, लेकिन गांधी इसके बहुत विरोधी थे। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। और गांधी मेनली उनका जो कहना था कि हर एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन यदि करेगा तो व्यक्तियों के बीच में अधिकारों के लिए कोई संघर्ष नहीं होगा, ठीक है। तो वो व्यक्तिवादी विचारक के थे, इसको याद रखना है। लेकिन वो उनका जो व्यक्तिवाद था वो नैतिकता पर आधारित था, ठीक है। व्यक्तिवादी तो थे वो, लेकिन उनका जो व्यक्तिवाद था वो किस पे आधारित था? नैतिकता पे आधारित था। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विचार गांधीवाद के अनुकूल नहीं है? ठीक है, कौन सा उनके गांधीवाद के अनुकूल नहीं है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, विचारों की जड़ता, हृदय परिवर्तन की धारणा, राज्य एक बुराई है, न्यास सिद्धांत। तो बताइए कौन गांधीवाद के अनुकूल नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, विचारों की जड़ता, ठीक है। वो यह जो है विचारों की जड़ता, वो गांधीवाद के विचारों के अनुकूल नहीं है, ठीक है। और राज्य एक बुराई है, ये गांधी जी मानते थे। गांधी जो है राज्य नामक संस्था का विरोध करते थे, ठीक है, क्योंकि वो उनका कहना था कि जो आदर्श व्यवस्था में राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कोई आदर्श व्यवस्था बनाई जाएगी, ठीक है, वहाँ पे राज्य की क्या आवश्यकता है? कुछ आवश्यकता नहीं है। राज्य जो हिंसा करती है, ठीक है, वो व्यक्ति की हिंसा से बड़ा होता है, उससे भयंकर होता है, इसलिए वो राज्य के अगेंस्ट थे। तो राज्य एक बुराई है, उनके विचार से मिलता है, ठीक है। न्यास सिद्धांत वही ट्रस्टीशिप जिसको बोलते हैं हम लोग, ट्रस्टीशिप, ठीक है, ट्रस्टीशिप, ये वाला सा होगा, ठीक है, ट्रस्टीशिप। तो उनके अनुसार क्या था कि जो संपत्तिशील व्यक्ति हैं वो अपने संपत्ति का मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी हैं, ठीक है। और ज़रूरत से ज़्यादा यदि आप कमा रहे हो, ठीक है, तो आपको दान देना चाहिए ट्रस्ट में, ताकि लोगों का भलाई हो, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा,
और हृदय परिवर्तन की धारणा भी उनकी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में जो पूंजीपति लोग हैं, ठीक है, वो अपनी संपत्ति का व्यक्तिगत नहीं बल्कि संपूर्ण समाज की धरोहर समझना चाहिए उनको, ठीक है। और इसी हेतु उन्होंने पूंजीपतियों से हृदय परिवर्तन की मांग की थी। तो याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। ये देखिए, निम्न में से किसे अराजकतावादी, ठीक है, यहाँ पे अराजकतावादी विचारक की श्रेणी में रखा जा सकता है? एम.एन. रॉय, अंबेडकर, गांधी या जयप्रकाश नारायण? तो बताइए, अराजकतावादी विचारक की श्रेणी में किनको रखा जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा एम.एन. रॉय, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो गांधी जी मार्क्सवादियों एवं अराजकतावादियों के समान एक राज्यविहीन समाज की स्थापना करते थे, ठीक है। वो राज्यविहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, तो इसीलिए उनको अराजकतावादी विचारक माना जाता था और मार्क्सवादियों के करीब भी माना जाता था। तो याद रखिएगा, मार्क्सवादी विचारक भी कभी कभी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? ठीक है, तो उनकी जो आत्मकथा है वो किस नाम से फेमस थी? गिरि प्रवचन, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सविनय अवज्ञा, भारत की खोज। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। द एक्सपेरिमेंट ऑफ माई ट्रूथ करके इस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेशन है उसका, ठीक है। तो ये बुक याद रखिएगा जो गांधी जी की आत्मकथा है। और जो ये भारत की खोज है, ठीक है, ये वाला, ठीक, ये किसकी रचना है? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने रचना की थी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किसने कहा कि धर्म से वंचित राजनीतिक एक मृत्यु जाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है? बताइए, एम.के. गांधी, तिलक, कौटिल्य या फिर मनु? तो ये सही जवाब हो जाएगा एम.के. गांधी, ठीक है। वो चाहते थे कि धर्म जो है समाज का अभिन्न अंग है और राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता है, उनका यह मानना था, ठीक है। और वो उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे लिए धर्म विहीन राजनीति कोई चीज़ नहीं है। उनका मानना था कि जो राजनीति है उसमें धर्म होना चाहिए, ठीक है। यह प्रश्न देखिए, गांधी जी के सत्याग्रह का यह एक साधन नहीं था, ठीक है। तो गांधी जी के सत्याग्रह के अलग अलग साधन थे, तो यहाँ पे पूछा जा रहा कौन सा एक साधन नहीं था? ऑप्शन है असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास, सामाजिक बहिष्कार या फिर हिंसक कार्य। तो ये दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंसक कार्य के वो बिल्कुल बहुत विरोधी थे, वो अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, गीता बोध किसने लिखा है? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के द्वारा ही गीता बोध लिखा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और महात्मा गांधी जो गीता के इस सिद्धांत में विश्वास करते थे जो बहुत फेमस है कि कर्मण्य वो है ना, कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ठीक है, जिसका मतलब होता है कर्म करना ही तेरे वश में है, फल तेरे हाथ में नहीं है। इसीलिए मनुष्य को केवल कर्म करना चाहिए, फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, गीता बोध किसने लिखा? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, किसने कहा मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है? विनोबा भावे, गांधी, अंबेडकर या कोई नहीं? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी है, ठीक है। तो उन्होंने जो सत्य के प्रयोग के अंतर्गत लिखा है कि जो उनकी जो आत्मकथा है उसमें उन्होंने बहुत मेंशन किया है कि जो मेरे निरंतर अनुभव ने मुझे विश्वास दिला दिया है कि सत्य से अलग कोई ईश्वर नहीं है। वो मानते थे कि सत्य ही ईश्वर है, ठीक है, और सत्य और प्रेम दो चीज़। तो याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा है क्या है? मतलब कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की या सिर्फ 1 प्रकार की? बताइए।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार की। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने 3 प्रकार की अहिंसा के बारे में बताया। पहला जो है वो है जागृत अहिंसा। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, जागृत अहिंसा। दूसरी प्रकार जो उन्होंने बताया वो है कायरों की अहिंसा। कायरों की अहिंसा। तीसरा जो उन्होंने बताया वो है औचित्यपूर्ण की अहिंसा। औचित्यपूर्ण की अहिंसा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के अहिंसा के बारे में उन्होंने बात किया है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे यदि डिस्कस करें हम लोग, तो जागृत अहिंसा की जो है वो वीर पुरुषों की अहिंसा के बारे में उन्होंने माना, तो ये वीर पुरुषों में होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कायरों की अहिंसा जो है वो अंतर आत्मा की स्वाभाविक पुकार जो होती है उससे जन्म लेती है। ठीक है, तो नहीं, ये जो जागृत अहिंसा है ये वीर पुरुषों से रिलेटेड है। ठीक है, और इस प्रकार की अहिंसा जो है वो अंतरात्मा की जो पुकार होती है उससे उत्पन्न होती है। ठीक है, और औचित्यपूर्ण जो अहिंसा उन्होंने बताया वो तब होता है जब आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आवश्यकता पड़ने पर नीति के रूप में अपनाई जाती है। ठीक है, और ये जो कायरों की अहिंसा है ये तो जानते हैं, जो डरपोक है, ठीक है, उनकी अहिंसा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। ये है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी के निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी के स्वराज की अवधारणा है? कानून का शासन, योग्य व्यक्तियों का शासन, स्वशासन, सत्ताधारी का शासन। तो बताइए कौन सा एक गांधी के स्वराज की अवधारणा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वशासन। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। गांधी जी जानते थे जो उनका कहना था कि जैसे वो कहते थे ना कि जब पूर्ण अहिंसा शायद कभी भी संभव ना हो। ठीक है, इसके लिए क्या है, राज्य के विरुद्ध होते हुए भी उन्होंने ग्राम स्वराज्य के बारे में बात की थी। ठीक है, वो जानते थे कि कभी ऐसा हो नहीं सकता कि पूर्ण अहिंसा आ जाए। ठीक है, तो इसलिए राज्य के वो विरुद्ध थे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने ग्राम स्वराज्य की बात की। ठीक है, यानी सत्ता का इस प्रकार से विकेंद्रीकरण हो कि राज्य को हस्तक्षेप करना ही ना पड़े और हर गांव जो है वो स्वशासन करे अपने आप में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी को होम रूल की संकल्पना जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है भाग नहीं है? ठीक है, तो इस प्रश्न को पढ़ लीजिए। ऑप्शन है आत्मनिर्भरता, संसदीय शासन, सामाजिक सुधार या ग्राम गणराज्य। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संसदीय शासन। तो ठीक है, तो जो संसदीय शासन है, महात्मा गांधी के होम रूल की संकल्पना जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है उसका भाग नहीं है। ठीक है, और हिंद स्वराज की बात की जाए तो 1909 में यह प्रकाशित हुई थी, इसको याद रखिएगा। और जब गांधी जी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तो उस दौरान जो पानी के जहाज में उन्होंने यह बुक लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, कहाँ से जा रहे थे? तो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे वो। लिख लीजिए इसको एज अ फैक्ट, याद रखिएगा। इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर उन्होंने पानी के जहाज पर यह रचना की थी, और यह रचना जो उन्होंने गुजराती में की थी। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है गांधी जी से संबंधित। यह प्रश्न देखिए, गांधी ने अपने विचारों को निम्न में से किस आधार पर प्रकट किया है? पंथ, वाद, रूढ़ि या प्रयोग? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रयोग। ठीक है, तो गांधी जी ने अपने विचारों का प्रयोग के आधार पर प्रकट किया है। ठीक है, जो उनका आत्मकथा थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग में इस बात की पुष्टि हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है,
लेखक एम के गांधी द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज की कथा को आख्यान की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन से रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? राजनीतिक निबंध, संवाद, राजनीतिक व्याख्यान, संवाद विश्लेषण, राजनीतिक निबंध और राजनीतिक व्याख्यान दोनों। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो उन्होंने हिंद स्वराज की कथा लिखा गया, ठीक है, उनके द्वारा, उसको किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ये बी, संवाद। ठीक है, तो याद रखिएगा संवाद के श्रेणी में इनको रखा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक सेकेंड देखिए, इस प्रश्न में है ए और मतलब कथन है, ठीक है, और फिर तर्क दिया हुआ है। कथन में है सत्याग्रह प्रतिरोध की अवधारणा का एक आध्यात्मिक एवं नीतिवादी स्वरूप है। तर्क दिया गया है क्योंकि यह नैतिक सौदेश्यवाद पर बल नहीं देता। तो बताना है आपको क्या सही है, क्या नहीं, क्या गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है, ठीक है, लेकिन आर गलत है, यह गलत है। तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, धर्म से रहित राजनीति मात्र कूड़ा है। ठीक है, यह कथन किसका है? तो हम लोगों ने पहले भी देखा, गांधी का है। ठीक है, तो दोस्तों गांधी से संबंधित आपको बहुत सारे फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे। उनके द्वारा जो बुक्स लिखे गए, कौन सा स्टेटमेंट लिखा गया, ठीक है, वो किसके पक्षधर थे, किसके विरोधी थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से बनेंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा था निम्नलिखित में से किसने कहा था मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला उनमें से अधिकतर क्या है, छद्मवेश में राजनीतिज्ञ थे, लेकिन मैं राजनीतिज्ञ का वेश धारण करता हूं जो छद्मवेश में हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति है। तो मतलब किसके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था, यह सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एम के गांधी, ऑप्शन नंबर सी। धर्म में और राजनीति में जहां भी एक तरीके से आपको रिलेशन दिखे, संबंध दिखे, तो याद रखिएगा वो गांधी जी का स्टेटमेंट है। ठीक है, और अधिकतर चांस उसी पे लीजिएगा। यह प्रश्न देखिए, गांधी की सर्वोदय अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण, बहुमत दल की सरकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, समाज के सभी वर्गों का कल्याण। तो बताइए यहाँ पे क्या सही होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केवल 4। ठीक है, समाज के सभी वर्गों का कल्याण हो। ठीक है, यह सर्वोदय अवधारणा के संबंध में सही है। ठीक है, तो गांधी जी ने सर्वोदय के आदर्श पर विशेष बल दिया है, जिसका अर्थ क्या है? सबका उत्थान। ठीक है, सबका उत्थान हो, उसका अर्थ यही है। तो याद रखिएगा। ठीक है, तो कभी कभी सर्वोदय की व्याख्या आप लोग जानिएगा गांधीवादी समाजवाद के रूप में भी की जाती है। खैर, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, तर्क और कथन के बारे में फिर यहाँ पे है। देखिए अभी कथन क्या है? गांधी जी के लिए सत्याग्रह निष्क्रिय विरोध के समान नहीं है। सत्याग्रह से तात्पर्य क्रूर राज्य सत्ता के विरुद्ध लोगों द्वारा विधि सम्मत, नैतिक और सच्चाई युक्त राजनीति कार्यवाही है। आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, जहाँ पे दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म की राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वे धर्म नहीं का अर्थ नहीं जानते। तो खैर जानते हैं आप लोग, गांधी, हम लोगों ने बहुत पढ़ा इसके बारे में। देखिए ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, महात्मा गांधी द्वारा संचालित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो अलग अलग घटनाएं हैं, उसको अरेंज करना है। अहमदाबाद में औद्योगिक श्रमिकों को उच्च मजदूरी के लिए संगठित किया। चंपारण में नील फसल की खेती के विरुद्ध विरोध प्रकट किया। भू राजस्व की वसूली के विरुद्ध कैरा में सत्याग्रह आंदोलन। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध
विरोध प्रकटीकरण। तो यहाँ पे बताइए क्या सही होगा। तो देखिए एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध जो है बात की जाए, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे चंपारण में जो हुआ था वो कब हुआ था, 1917 में, ठीक है। और फिर अहमदाबाद वाला घटना हुआ था 1918 में, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, सही चयन करना है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो है यहाँ पे हो जाएगा 4231, ठीक है, 4231, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब इसके जैसे ये है ना 4, ये सबसे पहले हुआ, फिर ये हुआ, उसके बीच में ये हुआ, उसके बाद ये हुआ था, तो याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखिए, सत्यवीर की कथा, ठीक है, जिसका अनुवाद गांधी जी के द्वारा गुजराती में किया गया था, वह निम्नलिखित में से किसमें से थी, ठीक है। द प्रिंस, डायलॉग्स ऑफ प्लेटो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वॉर एंड पीस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डायलॉग्स ऑफ प्लेटो, ठीक है। तो जो सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया था वह डायलॉग ऑफ प्लेटो थी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, हिंद स्वराज्य निम्नांकित, यहाँ पे देखिए एक सेकंड, हिंद स्वराज्य निम्नांकित का समर्थन अथवा पक्ष पोषण करता है। मेजनी का इटली, डिजरेली का इंग्लैंड, लिंकन का यूएसए, बिस्मार्क का जर्मनी। तो किसका समर्थन करता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क का जर्मनी, ठीक है। इसका समर्थन हिंद स्वराज करता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और गांधी जी के द्वारा जो बुक लिखेगा, एक बुक याद रखिएगा, हिंद स्वराज, सॉरी, और दूसरा जो बुक है उनके द्वारा लिखा गया वो है शांति और युद्ध में अहिंसा। यह भी बुक का नाम है, याद रखिए, शांति और युद्ध में अहिंसा, ठीक है। तो ये बुक के नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है, तात्विक या दर्शनात्मक, अराजकतावादी, इच्छा स्वतंत्रवादी, स्वातंत्र्यवादी, सामाजिक लोकवादी, सामाजिक उदारचेता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दर्शनात्मक अराजकतावादी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अहिंसा के साथ साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों में ले आएंगे, ठीक है, यह किसने कहा, ठीक है। अहिंसा के साथ साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों में ले आएंगे, यह कहा था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक कौन है। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, महात्मा गांधी, अरबिंदो घोष, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, गांधी नहीं होगा, अरबिंदो घोष होगा। उन्होंने अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक माना जाता है उनको, तो याद रखिएगा, ठीक है। एक है निष्क्रिय, लिख लीजिए, निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति, तो याद रखिएगा, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, तो याद रखिएगा अरबिंदो घोष, ठीक है। और इस पद्धति के द्वारा भारत को वो स्वाधीनता का उपदेश दे रहे थे, ठीक है। और इसका जो मेन मकसद है वो अहिंसक आंदोलन से बिल्कुल भी नहीं था, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। कहीं कहीं कन्फ्यूज़न हो सकता है कि कहीं यह गांधी जी के द्वारा तो नहीं दिया गया, तो नहीं, ठीक है, अरबिंदो घोष लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने आज कुल 30 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया, जो कि भारतीय राजनीतिक चिंतन से संबंधित है, और इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आज हम लोगों ने गांधी पे किया, ठीक है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस
आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और आपकी कंसेप्ट्स को क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग आप लोगों के समक्ष अलग अलग टॉपिक से MCQs लेकर के आते रहेंगे। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 30 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।